हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का अपना वीडियो जो है वो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, टॉप 30 क्वेश्चन ऑन फिजिक्स जनरल साइंस की बात करें। देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि आपके पास जनरल साइंस के लिए जितने भी सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो। और उसमें भी थोड़ा सा डेरिवेटिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आप रेलवे आपसे पूछता है, तो उसकी अच्छे से तैयारी रखना। तो सारी वीडियो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊँगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे जो हैं आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि जितने बच्चे रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो उसका बेनिफिट उठा सकें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जितनी भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सकें और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कब वीडियो अपलोड हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो फिज़िक्स की पार्ट 1 वीडियो, जिसमें आपके पास यूनिट्स का चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से 15 सेकंड का टाइम आपके पास, 15 सेकंड में सोचें और बताएं आंसर क्या आएगा। अपने अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और अपने हिसाब से मन में आंसर लगाएं। जो भी आंसर आए फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं आपको, इसका आंसर क्या आएगा। तो चलो, उम्मीद है आप लगा पाए होंगे। देखो, पावर या शक्ति की अगर बात करें, शक्ति या पावर, तो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पावर किसके बराबर होती है आपकी? वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी कि काम बटे समय। हिंदी में बात करें तो क्या आएगा? काम बटे समय। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आपने 7th 8th क्लास में पढ़ी होंगी पावर के बारे में, नहीं तो 11th क्लास में पूरा चैप्टर है वर्क, पावर, एनर्जी। उसमें पावर के बारे में बता रखी कि पावर क्या होती है आपकी? वर्क अपॉन टाइम, यानी कि काम बटे समय। अब इसकी यूनिट की अगर बात करें तो वर्क जो है इसकी यूनिट, अब देखो सीधी सी बात है, पावर की अगर डेफिनेशन पूछ ले कि पावर होती क्या है, तो विद्युत शक्ति या पावर जो है वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। द रेट एट विच द वर्क इज डन इज नोन एज पावर। या ऊर्जा बोल सकते, ऊर्जा संचरित होती है, जो भी जितने भी समय में जितनी ऊर्जा संचरित होती है या ऊर्जा जो प्रोड्यूस होती है या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको क्या बोलते हैं? आपकी पावर बोलते हैं। तो अगर बात करें फॉर्मूले के फॉर्म में इसकी यूनिट बताने की, तो पावर जो है आपकी इक्वल होगी किसके? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क की जो यूनिट होती है, आगे भी डिस्कस करेंगे इसको, मैं बता देता हूँ यहीं पे, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड। तो यहाँ पे पावर की जो यूनिट है वो आएगी जूल पर सेकेंड। क्या आएगी? जूल पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जूल पर सेकेंड दिया नहीं, तो ध्यान रखें एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई स्टैंडर्ड जो है पूरे वर्ल्ड में एक यूनिट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जब भी पावर की बात करेगा तो वर्ल्ड में जूल पर सेकेंड तो है ही इसकी यूनिट, लेकिन एक नाम से जो जाना जाएगा पावर की जो यूनिट, वो हो जाएगी आपकी वाट, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, वाट। डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाट जो है वो क्या आ जाएगी? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एसआई स्टैंडर्ड में ध्यान रखें। और जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं इसको, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पावर की दोनों यूनिट ध्यान रखें, जूल पर सेकंड भी और क्या याद रखेंगे? वाट भी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक है। आपसे क्या पूछ लिया? बल का मात्रक पूछ लिया। ऑप्शन में दिया फेराडे, फर्मी, न्यूटन और रदरफोर्ड। 10 सेकंड का टाइम है, एक बार जल्दी से आप बनाने की कोशिश करें, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको।
चलो, आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा अपना। चलो मैं बताता हूँ बल का मात्रक क्या है, दिए गए ऑप्शन में से आंसर क्या आएगा। बल मैं पहले बता चुका हूँ। बल का जो मात्रक है वो एक्सप्लेन करते हैं कि बल, सबसे पहली बात देखो, फोर्स जो है, फोर्स की अगर बात करें उसका मतलब क्या होता है, बल होता क्या है। बल क्या होता है, कोई बॉडी या कोई भी पदार्थ कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी उसके अंदर जो दूरी तय की उसने, या कितना उसके अंदर विस्थापन हुआ, उसको बोलते हैं आपका फोर्स। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। हिंदी में मास को बोलते हैं द्रव्यमान और एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, त्वरण। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से यूनिट देखें तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आपकी यूनिट। तो यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो दिया ही नहीं। तो फोर्स के लिए हमेशा ध्यान रखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा कि मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये फॉर्मूला किसने बताया, न्यूटन ने बताया। तो इसीलिए एसआई यूनिट की अगर बात करेगा जब भी बल की या फोर्स की, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। एन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज न्यूटन। तो फोर्स जो है उसका फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और इसकी यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और एसआई स्टैंडर्ड में क्या होगी, न्यूटन होगी। तो अब आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है इसने न्यूटन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज न्यूटन। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक, ऑप्शन है जूल, न्यूट्रॉन, वाट और डाइम। देखो कार्य को समझते हैं, पहले एक बारी 10 सेकंड आपके पास अपना आंसर लगा लीजिएगा, फिर मैं बताता हूं इसको। चलो शुरू करते हैं। बात करें वर्क की या कार्य की, तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या आपने कई बार देखा होगा एफ डॉट डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो साइंस नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट है वो तो अच्छे से समझ गए होंगे कि वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब सबसे पहली बात, आपने अदिश या सदिश राशि के बारे में पढ़ा होगा। तो वर्क क्या है, अदिश राशि या सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं सदिश राशि। तो वर्क जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि है, ठीक है ना, जिसमें बोलते हैं डायरेक्शन। अब इसको एक्सप्लेन करवाऊंगा मैं अच्छे से कि स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, तब बताऊंगा। लेकिन यहाँ फिलहाल ध्यान रखें, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे अदिश राशि, ठीक है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या बना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इससे अगर यूनिट निकालने लगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब, वर्क डन को अगर हिंदी में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब होता है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको कितना डिस्प्लेस किया जा सके, यानी कि कितना लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे, जितना भी फोर्स लगाओ, मान लीजिए एफ फोर्स लगाया और ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ पे पहुँच गई और इसने डिस्प्लेसमेंट तय की एस, तो जितना फोर्स लगाया गया, जितना बल लगाया गया और जितना उसमें विस्थापन पैदा हुआ, उसके मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल को क्या बोला जाएगा, उसका फॉर्मूला यानी कि उसकी डेफिनेशन कही जाएगी कि जितना फोर्स लगाया और जितनी बॉडी डिस्प्लेस हुई, मान लीजिए एस डिस्प्लेसमेंट इसमें या विस्थापन आया, तो उसके गुणनफल को क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे, यानी कि वर्क बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूले से इसकी यूनिट ड्राइव करें तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी आपके पास क्या, न्यूटन, मैं बता चुका हूँ, ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, मीटर। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, न्यूटन मीटर होनी चाहिए। वर्क डन की यूनिट क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो यही हुआ, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, न्यूटन मीटर होनी चाहिए। लेकिन न्यूटन मीटर ऑप्शन में दिया नहीं। अब न्यूटन मीटर ऑप्शन में नहीं दिया
तो इसकी एसआई यूनिट डायरेक्ट ध्यान रखेंगे वो क्या होती है आपकी जूल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि एसआई जो मात्रक होगा वर्क का या कार्य का वो क्या होगा आपका जूल होगा। इस बात को ध्यान रखें। और जूल जो है एनर्जी यानी कि आपकी ऊर्जा का मात्रक भी सेम होता है, क्या होगा जूल होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई आपसे पूछ ली कि भाई वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई बताएं। ऑप्शन आपके फैराड, वोल्ट, एम्पियर और ओम। 10 सेकंड का टाइम है, एक बार सोचें इसके बारे में और फिर बताएं आंसर। चलो आपने सोच लिया होगा। देखो सबसे पहले बात करें वैद्युत प्रतिरोधकता की, तो उससे पहले मैं बात करता हूं एक टर्म आती है रेजिस्टेंस। क्या टर्म आती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे बोलेंगे पहले तो इसको समझ लें। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध क्या होता है वो समझें। किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो विद्युत धारा के प्रवाह को रोके उसे उसका प्रतिरोध कहेंगे। कहने का मतलब है द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। किसी भी देखो कंडक्टर मान ली कोई वायर ले लिया, इसके थ्रू अगर करंट प्रोड्यूस होगा और अगर ये कंडक्टर इस करंट प्रोड्यूस होने का विरोध करता है, इसकी अगर कैपेसिटी जो कहलाएगी उस कैपेसिटी को ही नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? प्रतिरोध नाम दे दिया गया। तो प्रतिरोध जो है वो क्या होती है? किसी भी कंडक्टर की वो कैपेसिटी होती है जिसके कारण वो क्षमता होती है जिसके कारण वो फ्लो ऑफ करंट का विरोध करे, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, उसे क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब जो रेजिस्टेंस है वो किसने बताया? ओम ने बताया। ओम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या किया? ओम्स ला दिया। ओम्स ला में क्या बताया कि जो पोटेंशियल होगा V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी इतना ज़्यादा करंट होगा। अगर इसको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करेंगे, देखो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज होता है तो क्या आता है आपके पास? इक्वल टू का साइन लिखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखना पड़ेगा। तो वो लिख दिया मैंने R। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? आर आई के बराबर हो गया। अब वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इस R को क्या नाम दे दिया गया? रेजिस्टेंस नाम दे दिया गया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो V है आपके पास वो किसके बराबर आ गया? R इंटू आई के बराबर आ गया। अब यहाँ से रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं आराम से। तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध किसके बराबर होगा? आई को डिवाइड में ले जाएंगे तो V अपॉन में आई आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स लॉ ने क्या बताया? V जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अगर इक्वल टू लिखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा और वो जो कांस्टेंट है वो क्या है? अपना R है। अब यहाँ से R को निकालेंगे तो I को डिवाइड में लेंगे V अपॉन आई, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट जो है वो किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अगर फॉर्मूले की फॉर्म में ध्यान रखें। और रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो इसका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, ओम को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन के साथ, ये है ओम का साइन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो काट दिया। जो रेजिस्टेंस है वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है आपकी ओम, लेकिन इसने पूछा क्या है? वैद्युत प्रतिरोधकता। अब ये वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वैद्युत प्रतिरोधकता जो है वो क्या होती है। चलो, वैद्युत प्रतिरोधकता जो है वो अपनी आई कहाँ से बनी, कहाँ से, वो समझते हैं। अब देखो किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखें। दूसरी चीज, जो भी रेजिस्टेंस होगा उस वायर का वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। इन दोनों के बेस के ऊपर अगर दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A। इस बात का ध्यान रखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होती है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी वायर है, जो भी कनेक्टर हमने लिया है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा।
ठीक है। और डायरेक्टली का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, अगर इसको इक्वल टू के साइन में चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखना पड़ेगा। अब क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखना पड़ेगा वो देखते हैं। चलो, अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। अब इसको इक्वल टू के साइन में चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा और वो लिख लिया मैंने रो, L अपॉन ए। अब फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टेंस जो है किसके बराबर आ गई, रो L अपॉन ए, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को नाम दे दिया गया, इसने क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और यहाँ से रो की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर ए अपॉन में एल हो जाएगा, आर ए अपॉन में एल आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी, रो को क्या बोला गया, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट कर दिया गया और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता। अब यहाँ से आराम से यूनिट निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ देखो रेजिस्टेंस की यूनिट हम बता चुके हैं, क्या है रेजिस्टेंस की यूनिट, ओम, निकाल चुके हैं। अच्छा, एरिया की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ की यूनिट है वो क्या होती है, मीटर। अब देखो 1 मीटर से मीटर काट दिया तो हमारे पास यूनिट बची, क्या बची, ओम मीटर। ओम मीटर जो है वो एग्जैक्ट यूनिट हो जाएगी किसकी, वो यूनिट हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की या विद्युत प्रतिरोधकता की। क्या ऑप्शन में दे रखा है ओम मीटर, नहीं दे रखा। अगर ओम मीटर ऑप्शन में नहीं दे रखा तो इसका आंसर इन चारों में से कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं ओम यूनिट किसकी होती है आपकी, ये देखो डी ऑप्शन, ओम किसकी होती है, रेजिस्टेंस की। वोल्ट की बात करें तो ये होती है आपकी पोटेंशियल की, विभवांतर की यूनिट। एम्पियर की बात करें तो ये होती है करंट की यूनिट, विद्युत धारा की यूनिट यानी कि इकाई। और फेराड जो होता है, फेराड जिसको बोलते हैं, वो किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। कैपेसिटेंस बोलें या हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं, देखो ऑप्शन नंबर ए जो दिया, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेराद, वो किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस। सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपेसिटेंस या सी। तो ये जो है वो हिंदी में क्या बोला जाता है, धारिता। धारिता जो है वो उसे बोलेंगे, तो धारिता की यूनिट क्या होती है, फेराद या फेराडे बोल देते हैं। यहाँ पे फेराद लिख दिया इसने हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, फेरेड बोल देते हैं, फेरेड फेरेड, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई सा आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो आंसर आएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का वो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, ओम मीटर। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा, इकाई होगी, मात्रक होगा, वो क्या होगा, ओम मीटर। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है इकाई है। देखो प्रकाश वर्ष को एक्सप्लेन करते हैं। प्रकाश वर्ष बोलें या इसको इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं लाइट ईयर। ध्यान रखें ये चीज़, एल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि लाइट ईयर क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन ए 1 ईयर, इट इज कॉल्ड लाइट ईयर। इसको क्या बोलेंगे, लाइट ईयर बोलेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, 1 लाइट ईयर की अगर बात करें कितने मीटर के बराबर होती है उसको भी ध्यान रखेंगे। तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होगा आपका, मीटर की फॉर्म में ध्यान रख लें इसको, 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखें 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर जो है वो किसके बराबर होगा आपका, 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर 15 मीटर के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 लाइट ईयर किसके बराबर होगा, 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। तो ध्यान रखें प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर जो है किसको मापने की इकाई है, दूरी को। और होता क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश वर्ष होता है, फिर से वही क्वेश्चन, अब तो डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी किस ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ यही सोचना है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चाली गई दूरी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चाली गई दूरी को क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष बोलेंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से इकाई है, ऊर्जा की, तीव्रता की, उम्र की या दूरी की। तो ये भी हम करवा चुके हैं अच्छे से। तो आंसर क्या आ जाएगा, दूरी की, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। चलो
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है बराबर है। अब सबसे पहली बात मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, अगर आंसर आप लगा सकते हो तो 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएं। चलो देखो, पारसेक आपने पहली बार सुना है, अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आराम से समझ सकते हो कि पारसेक क्या है, क्योंकि फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में चीज़ें आ चुकी होती हैं। अगर नहीं पता तो यहाँ समझ लें, इसने नहीं पढ़ रखी तो मैं बता देता हूँ। देखो, पारसेक जो है इसकी स्पेलिंग होती है PARSEC, और इसकी जो फुल फॉर्म अगर बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक, ध्यान रखेंगे ये चीज़, पैरालैक्टिक सेकंड जो है वो इसकी फुल फॉर्म बनेगी, हमेशा ध्यान रखें। जैसे LY मैंने लिखा, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे, इसी टाइप से पारसेक होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है पैरालैक्टिक सेकंड। अब ये जो पैरालैक्टिक सेकंड जो होती है उसके कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। 1 पारसेक जो है एक्चुअल में होता क्या है, पारसेक की बात करें तो पैरालैक्टिक सेकंड जो है वो होता क्या है, इसका प्रयोग जो है वो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। यहां पे आपके पास इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, वो ध्यान रखेंगे आप। 1 पारसेक जो है, 1 पारसेक की बात करें, 1 पारसेक जो है, देखो यहाँ इस टाइप से लिखेगा ये 1 पारसेक किसके बराबर होगा, कितने मीटर के बराबर होता है, अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो ये होता है 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर, 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। अब लाइट ईयर आपने देख लिया तो 1 पारसेक की वैल्यू ये होगी। अब 1 LY की बात करें, अगर 1 LY तो वो हम पढ़ चुके हैं, 1 LY किसके बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, किसके बराबर होता है, 10⁻15 मीटर। ये बात पता है आपको। अब आपसे पूछा रिलेशन कि एक पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, तो दो चीजें हमारे पास, एक तो है 1 पारसेक की वैल्यू किसके बराबर होती है, कितने मीटर के, और एक 1 लाइट ईयर की वैल्यू किसके बराबर होती है। अब इन दोनों से हम ये ड्राइव कर लेंगे कि आपके पास एक पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होगा। तो सिंपली हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि 1 पारसेक पता है, 1 लाइट ईयर हमें पता है, तो एक पारसेक जो है कितने लाइट ईयर के बराबर है ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई 1 पारसेक की जो वैल्यू है, 1 पारसेक मैं PC से रिप्रेजेंट करता हूँ, PS से रिप्रेजेंट करता हूँ। 1 पारसेक की वैल्यू कितनी आई, मैं बता चुका हूँ, 3 × 10⁻3 × 10⁻, कितनी, 16 मीटर। और 1 LY की जो वैल्यू है वो किसके बराबर थी, 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो अब यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं 1 पारसेक अप्रोक्सीमेट कितने लाइट ईयर के बराबर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 1 पारसेक जो है अराउंड 3 टाइम्स लगभग है, मतलब ये 3 है, ये 9 है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स लगभग होगा। तो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वैल्यू नियरली अगर लेके आए तो 1 पारसेक जो है, 1 पारसेक किसके बराबर होगा आपका, 3.262 लाइट ईयर के बराबर होगा, 262 लाइट ईयर। और इसके नज़दीक जो ऑप्शन में दे रखा है वो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर B, यानी कि 3.25 लाइट ईयर। 1 पारसेक इक्वल टू 3.25 लाइट ईयर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पारसेक मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। आराम से समझ सकते हैं, लाइट ईयर भी और पारसेक भी दोनों के दोनों किसके मात्रक हैं, आपके दूरी के। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, 1 पारसेक। पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का, तो आंसर क्या आ जाएगा, दूरी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। देखो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इंच कितने, फुट, और ये सारी चीज़ें जो है आपको पता हो, पता नहीं किस पेपर में पूछ ले, तो ध्यान रखेंगे चीज़। चलो इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन में है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर। चलो सबसे पहली बात, 1 सेंटीमीटर कितने इंच के बराबर होता है ये देखेंगे।
तो देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका होता है 0.39 इंच के बराबर। किसके बराबर होता है? 0.39 इंच। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ भाई, ठीक है, 0.39 इंच। 1 सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर क्या होगा? आपका इंच प्राप्त होगा। तो ध्यान रखें इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यही पूछा था कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा, तो आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर। क्योंकि ये बात ध्यान रखेंगे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 0.39 इंच के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर होता है। देखो ध्यान रखिए नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रोम, ये सारी यूनिट जो हैं वो आप ध्यान रखेंगे। 10⁻⁻1 किसको बोलेंगे? 10⁻³ मिलीमीटर किसको बोलेंगे? 10⁻³ होता है। सेंटीमीटर किसे बोलेंगे? डेकामीटर, हेक्टोमीटर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, किसी भी पेपर में पूछ सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁶, 10⁻⁷, 10⁻8, 10⁻9। तो किसके इक्वल होता है? ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ मीटर में हमेशा दिया होता है 10⁻1 मीटर, 10⁻2 मीटर, 10⁻3 मीटर। लेकिन यहाँ देखें ऑप्शन में आपसे खेल जाएगा वो, कभी गड़बड़ कर जाओ। नैनोमीटर में 9 भी दे रखा है, लेकिन ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो बड़ा सोच समझ के आंसर देना है। तो इसमें देखें क्या करेंगे। अब हमें पता है 1 nm नैनो जो मीटर होता है, 1 nm यानी कि 1 नैनोमीटर जो है 1 nm 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर के इक्वल। लेकिन यहाँ पे इसने दे दिया सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻9 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, -9 और +2 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखें 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर जो है किसकी इकाई है? ये आपसे पूछ लिया। वोल्टेज की, विद्युत धारा की, प्रतिरोध की या पावर की? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। सोचें अपने पास कि क्या आंसर आना चाहिए इसका। चलो मैं बता देता हूँ। एम्पियर जो है, देखो करंट जो है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, करंट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, Q/T। मतलब किसी भी कंडक्टर में कितने गिवन टाइम में कितना चार्ज प्रवाहित होता है या आपका पास थ्रू होगा, उसे बोलेंगे करंट यानी कि विद्युत धारा। अब करंट की जो इकाई है वो होती है आपकी एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे इसकी जो विद्युत धारा की इकाई है वो क्या होगी? एम्पियर। तो ये पूछा था एम्पियर मापने की इकाई किसको मापने की? विद्युत धारा को। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में हार्स हो जाती है। ये आपके ऑप्शन है। ऐसे कई बार रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ये घटा दिया जाए, ये बढ़ जाएगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लेता है रेलवे। तो साइंस जो है जितनी डीपली जाएगा तो वो रेलवे ही जाएगा। एसएससी में इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा साइंस में। मेनली रेलवे के अंदर ही आपसे या तो डेरिवेशन ड्राइव करवाएगा या यूनिट के अंदर से यूनिट पूछेगा, यूनिट जब भी पूछेगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का एक बारी सोचें, आंसर बताएं। ऑप्शन में से क्या एग्जैक्ट सही आंसर हो सकता है? मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है। पहला ऑप्शन उत्पादित की जाती है, दूसरा उपभोग की जाती है, तीसरा बचत की जाती है और चौथा ऑप्शन है ट्रांसमिशन में हार्स हो जाती है। चलो आई होप आपने लगा लिया होगा, सोच लिया होगा अपना आंसर। मैं बताता हूं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है
जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाए, देखो जितने भी अपने पावर स्टेशन होते हैं उसमें जो बिजली मापी जाती है ना, कितनी बिजली हमने बनाई, वो मेगावाट में मापी जाती है। इतने मेगावाट का पावर प्लांट, ये आपने सुना होगा। तो यहाँ पे आपका जो एग्जैक्ट सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो क्या होती है, उत्पादित की जाती है, न तो उपभोग न बचत की जाती है न ट्रांसमिशन में। तो इसका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर ए ऑप्शन, दैट इज उत्पादित की जाती है। 1 मेगावाट जो है आपका कितने वाट के बराबर होता है, अगर ये पूछ ले 1 मेगावाट जो है, 1 मेगावाट जो है कितने वाट के बराबर होता है, वो होता है 10⁶, 10⁶ वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट। तो ध्यान रखेंगे मेगावाट बिजली नापने की इकाई है किसको, यानी कि उत्पादित की जाती है, उसी को मेगावाट में मापा जाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। एक साइड भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी लिखी गई हैं और दूसरी साइड इकाइयाँ लिखी गई हैं। इकाइयाँ मतलब यूनिट्स लिखी गई हैं। आपको मिलान करना है एक साइड से दूसरी साइड में कि किस भौतिक राशि की इकाई जो है वो सेकंड कॉलम में दी हुई है, यानी कि सूची नंबर 2 में दी गई है। ठीक है, तो 10-15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से एक बारी सोचें इसके बारे में, फिर मैं बताता हूँ। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए त्वरण जो है सूची 1 में दे रखे हैं, त्वरण, बल, कृतकार्य, आवेग। सबसे पहले अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखो पेपर में कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कई बार ये होता है कि हमें एग्जैक्टली आंसर नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं। वो कैसे करते हैं वो समझें। सबसे पहले जो बिल्कुल आसान है उसको पकड़ें। अब सूची 1 के अंदर बल का हमें पता है, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, बल दे रखा है। अब बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। फोर्स की जो यूनिट है वो हमें पता है क्या होती है, ये इकाई जो है वो क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ एक चीज़ पकड़ लें कि जो बल है इसकी इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन। ठीक है, बी का 3। अब B3 किस में दे रखा है, 2 में दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन ए काट देंगे, ऑप्शन बी काट देंगे, ऑप्शन सी बचा और डी बचा। चलो अब दूसरी चीज कृत कार्य यानी कि वर्क इज डन, सी जो है, अब वर्क की जो इकाई है वो भी हम पढ़ चुके हैं, उसकी इकाई क्या होती है, जूल। यानी कि सी का क्या हो जाएगा आपका, ए के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी का ए के साथ कॉम्बिनेशन, वो सी और डी ऑप्शन बचे थे तो केवल और केवल डी ऑप्शन में दिया हुआ है, वो सी ऑप्शन अलग हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन हमें तो चारों के बारे में पता करना, कई बार ऐसा होता है 3-3 ऑप्शन मिल जाएं, तो वैसे आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो बल की इकाई आपके पास क्या हो जाएगी, बल जो है फोर्स की इकाई न्यूटन, कृत कार्य वर्क डन की इकाई क्या हो जाएगी आपकी, जूल। अब बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। त्वरण को, अब इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बच्चे हैं तो उन्हें नहीं पता त्वरण क्या होता है। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब गिवन टाइम में कितनी वेलोसिटी किसी बॉडी की है उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, या हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। अब वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की होती है सेकंड। तो इसकी जो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट हो जाएगी आपकी, त्वरण की। तो त्वरण की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बचा लास्ट में आपका आवेग। यहाँ पे क्या बचा है आपके पास है आवेग, जो है उसकी यूनिट आपसे पूछ ली। अब जो बचा है वो उसकी यूनिट हो जाएगी। आवेग की यूनिट क्या हो जाएगी, आवेग को पहले तो ये देखें, आवेग को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, आवेग को इंग्लिश में बोलेंगे आपका इम्पल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आवेग को इम्पल्स बोलते हैं। अब ये इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रख लेंगे, फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स की यूनिट देखो, सिंपल सी बात है, फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ पे आवेग की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में से कौन सी सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। चलो 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से एक बारी बताएं, सोचें इसके बारे में, फिर मैं बताता हूं।
चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए, वर्क डन की ये जो यूनिट है वो क्या होती है आपकी, जूल। क्लियर बात। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कार्य की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। दूसरा है बल यानी कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द्रव्यमान यानी कि मास किलो की यूनिट जो है वो क्या होगी आपकी, वेट की यूनिट जो है वो क्या होगी, किलोग्राम, ये भी सही है। केजी होगी वेट की यूनिट, यानी कि मास की यूनिट क्या होगी, केजी। अब दाब जो होता है, प्रेशर जिसको बोलते हैं आप प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। दाब बोल रहे हैं या इंग्लिश में इसको दाब को क्या बोलते हैं, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है दाब की यूनिट, लेकिन यहाँ पे लिखा है इसने डाइन, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं, पास्कल। तो ये सारी यूनिट होती है प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं, पास्कल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दाब के सामने इसने लिख दिया डाइन। तो डाइन तो होती नहीं, भाई डाइन क्या होती है, डाइन जो है वो आपकी सीजीएस यूनिट होती है। किसकी होती है सीजीएस यूनिट, आपकी बल की, फोर्स की सीजीएस यूनिट की बात करें, देखो एक तो होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट। एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको पूरा वर्ल्ड एक ही मानक के ऊपर मानता है, तो वो होगी आपकी किसकी, बल की, वो होगी न्यूटन। लेकिन बल की जो सीजीएस यूनिट होगी वो होगी आपकी डाइन। तो ध्यान रखें ये डाइन गलत है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इसमें सम्मिलित नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे जो डाइन दे रखा है तो इसके बारे में ध्यान रखें कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगी आपकी न्यूटन, और जो फोर्स की सीजीएस यूनिट है वो क्या हो जाएगी, डाइन, क्या हो जाएगी, डाइन। तो एक बात और, एक रिलेशन कई बार पूछ लेता है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो ध्यान रखें 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है ना, 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन के बराबर, ठीक है। इसी टाइप से जूल और अर्ग में भी एक रिलेशन होता है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही सम्मिलित करना है आपको, किसकी यूनिट क्या दे रखी है। तो एक बार 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। फिर से वही बात, सम्मिलित करने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबसे आसान पॉइंट को उठाओ और फिर उसको कंपेयर करवा दो, ठीक है। चलो, कॉलम 1 से कॉलम 2 के अंदर। अब वाट जो है हम पढ़ चुके, किसकी यूनिट होती है, शक्ति की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, शक्ति की, यानी कि पावर की। वोल्ट जो है वो किसकी यूनिट है, ये भी पढ़ चुके हैं, किसकी यूनिट होती है, विभवांतर की। तो यहाँ डी को किससे मिलाएंगे, 4 से। वोल्ट की यूनिट किसकी है, विभवांतर। कैलोरी जो है वो यूनिट होती है किसकी, ऊष्मा की। कैलोरी किसकी यूनिट होती है, ऊष्मा, यानी कि एनर्जी की यूनिट होती है। अब यहाँ एम्पियर दे रखा है, तो एम्पियर के बारे में मैं बता चुका हूँ, किसकी यूनिट होती है, धारा, विद्युत धारा बोलें या धारा लिखा है इसने, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। जूल जो है वो किसकी यूनिट होती है, आपकी कार्य यानी कि वर्क की यूनिट होती है। इसका मतलब सामर्थ्य या शक्ति अगर बात करें तो इसने सामर्थ्य लिख दिया, लेकिन हिंदी मीडियम वाले तो फिर भी कर ले, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी परेशानी है कि अगर हिंदी लैंग्वेज में दे रखा है तो सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर, शक्ति, तो उसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज वाट, ठीक है। तो अब यहाँ मिलान करते हैं, ए का है 3, अब ए 3 है, बी का किसके साथ दे रखा है, 1 के साथ, सी का किसके साथ है, 2 के साथ, डी का किसके साथ है आपका 4 के साथ, और ई का किसके साथ, 5 का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा, A3, B1, C2, D4 एंड E5। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, फिर से वही आपको मिलान करने हैं कि किसकी यूनिट क्या होती है। नॉट के सामने जहाज की चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रोम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, और प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। चलो आप मिलान करें, 15 सेकंड का टाइम है, फिर मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे आपसे एक बात पूछी इसने, देखो सम्मिलित नहीं है,
जो जिसके सामने लिखा, कुछ 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हैं, लेकिन एक ऑप्शन में इसने क्या लिखा, सुमेलित नहीं, यानी कि वो इसकी इकाई नहीं है। तो आपको वो बताना है जो सुमेलित नहीं है। चलो अब शुरुआत करते हैं। कौन सा सुमेलित? नोट क्या होता है? जहाज के चाल की माप। बिल्कुल सही है, ये नोट एक यूनिट होती है जो कि क्या बताती है, जहाज के चाल की माप को रिप्रेजेंट करेगी। नॉटिकल मील क्या है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। दूरी है जो आपकी नौका चालन होती है, इंडियन नेवी वाले यूज करते हैं, नॉटिकल मील बोलते हैं उसको। एंगस्ट्रोम क्या होता है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है उसकी इकाई होती है एंगस्ट्रोम। और 1 एंगस्ट्रोम की वैल्यू जो है अगर मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होती है आपकी किसके बराबर? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। हमेशा ध्यान रखें, चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। नैनोमीटर, पिकोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, एंगस्ट्रोम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 10⁻⁻ कितने मीटर के बराबर होती हैं। सेंटीमीटर पूछेगा तो उसको फिर ड्राइव कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, लेकिन ये चीज़ें बेसिक कंसेप्ट हैं, आपको पता होने चाहिए। अब इसमें डी ऑप्शन दे दिया, प्रकाश वर्ष, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। लेकिन यहाँ इसके सामने क्या लिखा इसने? समय मापन की इकाई। तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से वही एक सूची में दे रखा है इसने आपके पास, फिजिकल क्वांटिटीज, और सेकंड में दे रखे हैं इसकी यूनिट्स। तो बताएं, सुमेलित कीजिए किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जल्दी से एक बारी सोचें इसके बारे में और बताएं आंसर क्या आएगा। चलो फिर से वही बोल रहा हूँ, एक आध बात का ना पता हो ना तो पेपर में ध्यान रखें, आसान चीज़ों से उठाएं। अब आसान चीज़ों से मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमें जिसका पता है उसी को उठाएं, ज़्यादा मतलब सोचें ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मान लीजिए आपको पता है ऊर्जा का। अब ऊर्जा के सामने दूसरे कॉलम में अगर देखोगे तो ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल, पता है हमें। तो जूल इसके बिल्कुल सामने दे रखा है, तो ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी? जूल, ठीक है। चलो दाब के बारे में बता चुका हूं मैं। प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया, मैं बता चुका हूं पहले ही। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को इनाम दे दिया गया पास्कल, पीए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ सी का दे रखा है पीए यानी कि पास्कल, ठीक है। तरंग दैर्घ्य जिसको इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है आपकी क्या? एंगस्ट्रोम। क्या होती है इसकी? एंगस्ट्रोम, इसके सामने ही दे रखा है। उच्च वेग, जिसको बहुत ज़्यादा वेग की बात करें तो वो होता है मैक। अब ये मैक होता क्या है एक्चुअल में? मैक किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग और उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है, एक रेशियो होता है आपके वेलोसिटी का, यानी कि उस माध्यम में ध्वनि की आपके पास सापेक्ष वस्तु के वेग और उस माध्यम में ध्वनि के वेग का अनुपात क्या कहलाएगा? आपका मैक कहलाएगा, ठीक है ना। तो मैक जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने वाली वस्तुओं के लिए यूज होता है, तो उच्च वेग के लिए इसके सामने क्या आएगा? मैक आएगा। तो यहाँ ए का 1, B2, C3 और D4, 1 2 3 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम बराबर, देखो बार बार मैं आपसे बता के चल रहा हूँ, पिको, हेक्टो, फेम्टो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक पिकोग्राम जो है वो बराबर होता है कितने ग्राम के, ठीक है ना। पिको की जब भी बात आएगी हमेशा ध्यान रखो 1 पिकोग्राम जो है वो आपका कितने ग्राम के बराबर होता है। तो पिको का मतलब 10⁻⁻12, जैसे एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10 होता है, मिली 10⁻⁻3 होता है, सेंटी 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है, या ग्राम आ जाए किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर? अब ये बात भी आप समझ सकते हो, 1 किलोग्राम जो है वो कितने ग्राम के बराबर? 1 kg की बात करें तो किसके बराबर होगा? 10⁻3 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर 1 आपका पिकोग्राम पूछ ले कितने ग्राम के बराबर होता है, तो हमेशा ध्यान रखें 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होगा क्या? 1 पिकोग्राम। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट
अच्छा एक चीज़ और, इसमें और चीज़ ध्यान रखें किस किस के बराबर, 10⁻9 किसके बराबर होगा आपका, बता चुका हूँ, नैनोग्राम के बराबर। 10⁻9 किसके बराबर होगा, नैनोग्राम, नैनोग्राम, ठीक है। 10⁻⁻12 पिको 10⁻⁻6 किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 10⁻⁻6 से माइक्रोग्राम के, ठीक है ना, माइक्रोग्राम के बराबर होता है। 10⁻⁻12 बता दिया पिकोग्राम, और 10⁻⁻15 अगर पूछ ले तो होता है फेम्टोग्राम, किसके बराबर होता है, फेम्टोग्राम के बराबर, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है, जल्दी से आंसर दें। बता चुका हूं पास्कल इकाई किसकी है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो बता चुके हैं पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल जो है किसकी इकाई, देखो प्रेशर को मैं बता चुका हूं, पी किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटे आपका क्षेत्रफल। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसी को नाम देते हैं पास्कल यानी कि पीए। तो प्रेशर जो है उसको हिंदी में बोलते हैं दाब, तो पास्कल इकाई है किसकी, दाब की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। देखो लीटर की फॉर्म में, देखो जब भी तेल मापा जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं तेल देती हैं तो बैरल की फॉर्म में, या फिर उसकी जो प्राइस तय होती है वो भी बैरल की फॉर्म में तय होती है। तो कितने लीटर के बराबर होता है, ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 बैरल हाउ मच लीटर। तो अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ, 1 बैरल जो है, एक बैरल जो है आपका 1 बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, तो वो लिख लें आप, वो होता है 158.9873 लीटर, 73 लीटर के बराबर होता है। तो अब ऑप्शन में से उठाएंगे, अप्रोक्सीमेट वाला जो ऑप्शन है वो है 159 लीटर। तो आंसर क्या है, 159 लीटर अप्रोक्सीमेट, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो जल्दी से सोचें और बताएं क्या है लंबाई की न्यूनतम इकाई, दिए गए ऑप्शन में से बतानी है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई की बात करें तो वो होगी आपकी फर्मीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फर्मीमीटर। देखो माइक्रोन जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, माइक्रोन की बात करें 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। नैनोमीटर की बात करें, यही बता चुका हूं मैं, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रोम की बात करें तो ये भी बता चुके हैं 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और जो फर्मीमीटर जो होता है वो होता है अपना कितने मीटर के बराबर, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, क्या, दैट इज फर्मीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वो क्या होगा आपके पास, फर्मीमीटर है, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिर से वही सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि किसका किसके साथ रिलेशन है। तो 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, की बार सोचें और एक बारी जल्दी से बढ़ाएं अपना, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो रिक्टर स्केल पे देखो क्या मापा जाता है, भूकंप, अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं।
बार जो है, अब मैं क्लियर कर दूं कि ये जो बार है वो क्या होता है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने सुना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करें तो उसकी यूनिट जो होती है वो होती है बार। क्या यूनिट होती है? बार। ठीक है। बोला सर आपने बताया था कि पास्कल होती है, तो बिल्कुल प्रेशर जो है वो उसकी यूनिट क्या होती है आपकी? पास्कल होती है। या पास्कल का फॉर्मूला मैंने बताया, प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया यानी कि फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलें या पास्कल बोलने की बात, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेगा तो उसकी यूनिट क्या होती है? बार। तो 1 बार जो है कितने पास्कल के बराबर होता है उसकी बात ध्यान रखेंगे। वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक अगर पूछे आपसे तो क्या पूछेगा? तो क्या आंसर आएगा? बार आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तब और क्लियर करेंगे इस चीज को। तो ध्यान रखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? आपकी बार होगी। और प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। अब एक पास्कल, एक बार में कितने पास्कल होते हैं ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, तो बता देता हूँ मैं आपको। एक बार के अंदर आपके जो पास्कल होंगे वो होंगे 10⁵। 10⁵ ये आपस में डेरिवेशन ड्राइव करके कोण कितने किसके बराबर होता है वो चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है ना। चलो, तो अब ये बात क्लियर होगी। बार किसकी इकाई है आपके पास? दाब यानी कि प्रेशर की इकाई है आपके पास। क्या है यहाँ पे दे रखा? डी का क्या लगाएंगे? 1। चलो, अब रिएक्टर के बारे में पता लग गया। रिएक्टर किसको मापने के लिए यूज करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। तो सी का क्या हो जाएगा? 2। अब बाइट जो है, परवाकी दर, कंप्यूटर में आप जब भी डाटा ट्रांसफर करते हैं तो बाइट की फॉर्म में होता है, इतने MBPS मेगाबिट पर सेकंड इस टाइप से। तो यहाँ बाइट जो है वो क्या होती है? परवाकी दर जो है यहाँ, सॉरी, कंप्यूटर में यूज करते हैं किसका? बाइट का। तो यहाँ पे कंप्यूटर के लिए बी का क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। और क्यूसेक होता है प्रवाही दर। पानी के प्रवाही दर को किस में मापते हैं? क्यूसेक। ठीक है ना, इतने क्यूसेक पानी जो है प्रवाहित हुआ, तो प्रवाही दर क्या आ जाएगा? क्यूसेक। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, क्यूसेक किसके लिए रिप्रेजेंट कर रखा है? 3। तो यहाँ ए के लिए 3, बी के लिए क्या है? 4 कंप्यूटर, सी के लिए क्या है? 3 रिएक्टर के लिए भूकंप की तीव्रता, और डी के लिए सॉरी, रिएक्टर सी के लिए क्या है? भूकंप की तीव्रता 2, और यहाँ बार के लिए क्या है? दाब। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? देखो मैंने पहले भी डिस्कस किया था क्यूसेक के बारे में, एक बार फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएं आंसर क्या आएगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? चलो, आई होप आपने लगा लिया होगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? अब देखिए, ऑप्शन है आपके जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव और जल की मात्रा। मैं बता चुका हूं, क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड। क्यूबिक फीट पर सेकंड मतलब जल बहाव की दर मापने की इकाई है क्या? क्यूसेक। जल बहाव की दर मापने की इकाई को क्या बोलेंगे? क्यूसेक बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, जल का बहाव जो है वो क्यूसेक में मापा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यूसेक। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन आपके नोट, डॉप्सन, पोज या मैक्सवेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो यहां ध्यान रखेंगे ओजोन परत की जो विड्थ है या मोटाई है उसको मापा जाता है। तो उसके लिए जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉप्सन। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किसमें? डॉप्सन में। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, फिर से वही क्वेश्चन, पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए या सौर को मापने के लिए। तो बता चुके हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए
तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या। देखो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एटीएम जिसको बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं बता चुका हूं, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई जो है वो क्या होती है, बार। क्या होती है, बार। और मैं बता चुका हूं प्रेशर जो है किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन पर, इसकी यूनिट की बात करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो फिर एक बार इसका रिलेशन पूछ ले कि भाई कितने बार में कितने पास्कल होते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो ध्यान रखें पारिस्थितिक दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इकाई होगी वो क्या होगी, आपकी बार होगी। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे पारिस्थितिक दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, बार हो जाएगी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आप कर चुके हैं, आराम से सुमेलित करना है। इकाई 1 और दूसरी साइड दे रखी है आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ या उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब बिल्कुल आराम से बता सकते हैं वाट जो है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वाट किसकी यूनिट है, इकाई की। तो यहाँ से बता सकते हैं कि आपके पास वाट के लिए दूसरी साइड दूसरे कॉलम में क्या दिया हुआ है, शक्ति, यानी कि ए के लिए 4 हो जाएगा। अब कैलोरी जो है वो किसकी यूनिट होती है, ऊष्मा यानी कि एनर्जी की यूनिट होती है। अब समुद्री जहाज की गति और नौ संचालन, ये दोनों नॉट और नॉटिकल मील दोनों को ध्यान रखेंगे कि नॉट किसके लिए यूज करेंगे और नॉटिकल मील जो है वो किसके लिए यूज करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर थोड़ा सा मिसप्लेस हुए तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, नॉट किसके लिए यूज होगा और नॉटिकल मील जो है वो किसके लिए यूज होगा, ठीक है ना, नॉट और नॉटिकल मील। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखो नॉट किसके लिए होता है, जहाज के चाल की माप। नॉट किसके लिए होता है, जहाज के चाल की माप। और नॉटिकल मील होता है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी। ध्यान रखें नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयोग की गई दूरी। तो यहाँ सी के लिए क्या आ जाएगा, नॉटिकल मील के लिए 2, और नॉट क्या है आपके पास, समुद्री जहाज की गति, उसको मापेंगे नॉट में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब इसके पास आपके पास जो आंसर होगा एग्जैक्टली वो क्या आएगा, ये देख लीजिए। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी आंसर इज द राइट आंसर। तो यहाँ देखो सी आंसर क्यों, सी में क्या दे रखा है, ए के साथ 4 बिल्कुल सही है, वाट के साथ शक्ति। बी में दे रखा है नोट के साथ क्या दे रखा है 3 यानी कि समुद्र जहाज की गति। सी नॉटिकल मील के लिए क्या दे रखा है 2 यानी कि नौ संचालन। और डी में दे रखा है कैलोरी के लिए क्या आ जाएगा, उष्मा यानी कि एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी सवाल के ऊपर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ लिया। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वाट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, ये आराम से आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से बताएं कि आंसर क्या आएगा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। सब आराम से बता सकते हैं इसका आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा 746 वाट। 1 हॉर्स पावर 1 HP जो है वो किसके बराबर होता है, 746 वाट। ठीक है, क्लियर। चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको जितना ज़्यादा उसके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जितनी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना के डालता रहूं यूट्यूब चैनल RV क्लासेस के ऊपर, वो आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लिए साइंस की क्लास में इतना ही। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर कराने की कोशिश की है, अच्छे से एक्सप्लेन करवाने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।